ओके, चलिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट सेकंड। ठीक है, आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया है, फोर्थ यूनिट पढ़ लिया है, एट्थ यूनिट पढ़ लिया है, नाइन्थ यूनिट पढ़ लिया है। ठीक है, अभी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक उसमें फर्स्ट आज हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सभी के पास हार्ड कॉपी है सिलेबस? हार्ड कॉपी में है सिलेबस सभी के पास? नहीं, कुछ पीडीएफ है दीदी। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आप लोग ले लीजिए सिलेबस का। आप सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का ही हार्ड कॉपी ले लीजिए। ठीक है, आपके सेकंड यूनिट के सिलेबस में कुछ इस तरह से चीजें हैं, जिसमें है रिसर्च, मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, और आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ रिसर्च यानी कि क्या क्या स्टेप्स होता है, उसकी क्या क्या विधि होती है, थीसिस, आर्टिकल, ये सब चीज़ें हम कैसे लिखते हैं, उसकी क्या फॉर्मेट होते हैं, क्या स्टाइल्स होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और आईसीटी को हम रिसर्च में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आईसीटी आपने पढ़ा होगा एट्थ यूनिट में, तो उसका रिसर्च में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिसर्च एथिक्स है। ठीक है, रिसर्च एथिक्स यानी कि रिसर्च में कौन कौन सी मोरल वैल्यू, क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या मूल्य हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हम कोई मोरल वैल्यू फॉलो नहीं कर रहे हैं, एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा रिसर्च क्या है, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ आपके टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको बहुत सी और चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आता है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च क्या है, रिसर्च का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो रिसर्च जो है वो कहाँ से आया है, ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस जो दो वर्ड से बना है, री और सर्चियर। ठीक है, री और सर्चियर, री मतलब कि अगेन एंड अगेन, एंड सर्चियर मतलब क्या होता है, टू सर्च, जिसको खोजना। ठीक है, तो रिसर्च मतलब क्या है, एक्सप्रेसिंग इंटेंसिव फोर्स, अगर आप किसी चीज को खोज रहे हैं तो उसमें अपना पूरा बल लगा देना। ठीक है, अपना पूरा जब हम बल लगा के उस चीज के विषय में या उस चीज के बारे में पूरा जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च जो है वो सबसे पहले कब खोजा गया था इस वर्ड को, 1570। ठीक है, 1577 में, इट मीन्स 16th सेंचुरी में इसको सबसे पहले इन्वेंट किया गया था इस वर्ड को। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से प्रश्न आपका नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, रिसर्च का परिभाषा क्या है। तो अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग रिसर्चर हैं, उनके द्वारा रिसर्च को अलग अलग तरह से समझाया गया है। ठीक है, और रिसर्च का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या होता है कि हर अलग टाइप का, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो उसके लिए उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, उसका क्या, किस तरह के स्टेप्स हैं उसमें, उसका क्या परिभाषा है, चेंज हो जाएगी। अगर आप वहीं पे विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे उसकी परिभाषा चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम रिसर्च को किस तरह से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे रिसर्च मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक मेथड। ठीक है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आप जैसे तैसे बस खोज रहे हैं, तो वैसा नहीं। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से आपको जाना है। और क्या है, डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, कुछ नई चीजों को खोजना। ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो है, उन्हीं चीजों को हम तोड़ मरोड़ के दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, उसमें आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से नया दें। ठीक है, डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, कुछ नई चीजों को खोजना। ठीक है,
और क्या है, वेरीफाइंग द ओल्ड फैक्ट। कभी कभी क्या होता है, बहुत पुराने जैसे हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे हुए हैं, तो उसमें बहुत पुराने समय में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो वो उस अभी के समय में क्या उसका उसी तरह से मूल्य है, उसी तरह से हम उसको देख सकते हैं या नहीं, तो उसको फिर से वेरीफाई करना। समय समय पर कुछ चीजें क्या होती रहती है, चेंज होती रहती हैं, तो जो पुरानी चीजें हैं उसे दोबारा से वेरीफाई करना। ठीक है, ये क्या है आपका दोबारा से सत्यापित करना। ठीक है, और क्या देयर सीक्वेंसेस, उनके क्या क्या सीक्वेंस है, व्यवस्थित विधि क्या है। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि हम कभी भी रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम दो वेरिएबल, एटलीस्ट दो वेरिएबल तो आपका रहता ही है। ठीक है, दो चर रहता ही है, तो उस चर को हम कैसे क्या कर सकते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है, उसको स्थापित करना। रिसर्च में हम क्या करते हैं, दो कोई चर लेते हैं और उनके बीच में क्या संबंध है उसको स्थापित करते हैं, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है। ठीक है, और कॉजल एक्सप्लेनेशन। कॉजल एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है, उसमें क्या कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कार्य कारण सिद्धांत हम जो बोलते हैं, हम दर्शन इत्यादि में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनमें कैसा कॉजल एक्सप्लेनेशन है, क्या उनमें कार्य कारण सिद्धांत है, उसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने क्या क्या देखा, सिस्टमेटिक मेथड, डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, नई चीजों को खोजना, या पुरानी चीजें हैं, वेरीफाई द ओल्ड फैक्ट, जो सत्यापित करना, जो पुराने तथ्य हैं उनको पुनः सत्यापित करना। ठीक है, और दो जो चर हैं उसमें सहसंबंध देखना, उनमें क्या संबंध है उनके बीच में। ठीक है, और कॉजल एक्सप्लेनेशन, यानी कि उनमें कार्य कारण सिद्धांत क्या है, इन सभी चीजों को नेचुरल लॉ के तरीके से, ऐसा नहीं कि आप कोई उसको गवर्न कर रहे हैं, जो प्रकृति में चीजें हैं उन्हीं को देखते हुए उसको एक्सप्लेन करना क्या होता है, रिसर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम डेफिनेशन देख लेते हैं कर्लिंगर के अकॉर्डिंग। तो कर्लिंगर ने क्या कहा है, इन्होंने भी कहा सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, सिस्टमेटिक मतलब क्या है कि हमने वही देखा कि एक प्रोसेस होता है, हम आगे और पढ़ेंगे जब रिसर्च में, तो देखेंगे कि रिसर्च का क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। पहले आपको रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना है, फिर उस पर लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर सैंपल लेना है, डाटा कलेक्शन करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू ही आपको जाना है। पहला ये नहीं कि पहले हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया उसके बाद हम क्वेश्चन डिफाइन करेंगे कि हम इस पे क्या रिसर्च करेंगे, तो ये नहीं। ठीक है, पहले आपका क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस से आपको जाना है रिसर्च में। उसके बाद क्या है, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड यानी कि क्या होता है कि आपका रिसर्च बहुत ज्यादा वाइड ना हो। ठीक है, अगर हम रिसर्च को बहुत ज्यादा वाइड रखते हैं, बहुत फैला के रखते हैं, तो हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। जितना ज्यादा हम उसको नैरो डाउन करते हैं, जितना ज्यादा हम उसको एक फिक्स एरिया में जब हम लेते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। उसके बाद एम्पेरिकल, यानी कि एक्सपीरियंस्ड। एम्पेरिकल का मतलब क्या है, अनुमानित, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए या अपने द्वारा अनुभव किया होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि उस पे पूरी तरह से खोज करना। ठीक है, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ले लिया है टॉपिक या कहीं से कोई टॉपिक ले लिया है बट उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो जानकारी आपको निकालनी है किसके थ्रू, लिटरेचर रिव्यू करके। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करना है, उसकी जानकारी निकालना है, ये आपका क्या हुआ, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ। ऑफ हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया है। ठीक है, परिकल्पना बनाई होगी आपने कि मैं इस तरह से रिसर्च करूंगी। जैसे हम योग में लेते हैं कि योग से किसी भी आसन से अगर कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे मोटापे पर इफेक्ट है या फिर स्ट्रेस पर इफेक्ट है, तो हम ये एक परिकल्पना लेके चलते हैं कि योग का स्ट्रेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उस परिकल्पना के साथ हमारा वो रिसर्च कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, एम्पेरिकल यानी कि अनुभवजन्य। जब हम किसी लोगों को कराएंगे, ठीक है, योगा कराएंगे लोगों को, तो वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ पहले मेरा स्ट्रेस लेवल इतना था, अभी मेरा स्ट्रेस लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो यह एम्पेरिकल हो गया। और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, उस पर अच्छी तरह से हम खोजबीन करेंगे, सही तथ्यों का क्या करेंगे, खोज करेंगे, तो ये क्या होता है, रिसर्च होता है। ठीक है, अमंग नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना यानी कि प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उसके साथ हमें ये रिसर्च करना होता है। क्लियर है रिसर्च क्या है।
हाँ दीदी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, रिसर्च में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ विशेषता आपको देखने में आ रही होगी। पहला क्या है आपका कंट्रोल्ड, दूसरा है आपका रिगरस, तीसरा है आपका सिस्टमेटिक, चौथा है वैलिड होना चाहिए, पांचवा है आपका वेरीफिएबल यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, छठवा है आपका विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सातवां है प्रयोग सिद्ध इम्पेरिकल होना चाहिए, अनुभवजन्य होना चाहिए, क्रिटिकल यानी कि गंभीर होना चाहिए। गंभीर का कहने का मतलब यहाँ पे हम उसको पूरी तरह से मतलब उसके तथ्यों के विषय में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी वेरिएबल। तो वेरिएबल यानी कि ये क्या है, 2 वर्ड से बना हुआ है, वेरी और एबल। ठीक है, वेरी मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, परिवर्तित होना, परिवर्तन। वेरी का मतलब क्या है, परिवर्तन होना। ठीक है, वेरी करना यानी कि अभी ये कुछ और है, कुछ समय बाद कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वेरी। और एबल यानी कि जो चेंज होने के लिए जो चेंज हो सकता है, जैसे कि हमारा स्ट्रेस लेवल है। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई एक ऐसा जानवर आ जाता है, मान लीजिए शेर आ जाता है, तो शेर उस समय आएगा तो उस समय आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा, हाई होगा। आप भागने की कोशिश करेंगे तो वो उस समय आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही शेर चला गया, हम नॉर्मल स्टेट में आ गए, तो उस समय हमारे स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से वेरिएबल हमारे पास होता है कुछ कुछ। हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल रहता है। ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है उसमें वेरिएबल वगैरह ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक वर्ड आता है कॉजलिटी। कॉजलिटी यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसका उस पर इफेक्ट क्या आ रहा है। जैसे हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो मंत्र उच्चारण करने का हमारे स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉज क्या है, मंत्र उच्चारण करना, और हमारा स्ट्रेस पे इफेक्ट क्या आ रहा है या हमारा मेंटल पीस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये रिसर्च में, हर रिसर्च में आप देखेंगे 2 चीज रहता है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कार्य और कारण। अगर हम कोई कार्य करते हैं, हमारे सामने कोई कार्य दिख रहा है, मान लीजिए स्ट्रेस की कमी दिख रही है, तो उसमें हमने कुछ किया होगा। ठीक है, कुछ किया मतलब मंत्रोच्चारण किया या फिर योग किया या फिर कोई भी ऐसी चीज की जिसकी वजह से क्या हो गया, वो स्ट्रेस लेवल कम हो गया। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे रिसर्च में। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि उसमें आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखना है कि वेरिएबल क्या होता है, कॉजलिटी क्या होता है। ये सेम टू सेम वर्ड आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे वेरिएबल आया तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि वेरिएबल मतलब क्या है, जो चेंज हो सकता है। ठीक है, कॉजलिटी आया मतलब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरह से आपके माइंड में वो वेरी करना चाहिए, मतलब आपके माइंड में वो क्लिक होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम विशेषता जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में हम देखेंगे। पहला क्या है, कंट्रोल्ड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा रिसर्च क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर हम कोई भी थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ऐसे ग्रंथों पे रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हठ योग, योग में आता है आपका हठ योग। ठीक है, तो हठ योग एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ नहीं है। हठ योग के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। ठीक है, करीबन 10 से 12-15 ग्रंथ आते हैं। तो हम अगर हठ योग पे कोई कर रहे हैं, जैसे या फिर आप उपनिषद ले लीजिए, तो उपनिषद पे अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप सारे उपनिषद को नहीं ले सकते। ठीक है, हमारे पास क्या है, 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद का हम पूरा रेफरेंस नहीं ले सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि हम कुछ 5-7 उपनिषद जो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट हो, ऐसे उपनिषद का हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और उन्हीं उपनिषद के परिप्रेक्ष्य में या उन्हीं उपनिषद को लेकर के हम आगे रिसर्च करेंगे। ठीक है, भले ही हम बाकी के और उपनिषदों का रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन हमारा मेन क्या है, ये 5 उपनिषद हैं, इन्हीं 5 उपनिषद का मेन हमारा उसमें क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा।
ठीक है। तो हमारी जो स्टडी है वो क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, मतलब कि नैरो होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी को हम एक्सपेरिमेंटल के वे में समझे, तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति पर या किसी चीज पर, तो उस वो भी कैसा होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। मान लीजिए आप कर रहे हैं कि योगा का स्ट्रेस पर, ठीक है। तो अब स्ट्रेस होने का कोई एक कारण नहीं होता है। मान लीजिए आप बच्चों पे कर रहे हैं, तो बच्चों का हो सकता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो, मतलब उनके फैमिली में दिन भर इन्वायरमेंट उनका अच्छा ना हो, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस होता है, या फिर उनका स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, या फिर उनके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो अच्छे ना हो, ठीक है। तो या फिर उनका क्या हो सकता है कि उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, मतलब उनका जो क्या कहेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छा ना हो, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस रहता हो, ठीक है। तो हम हर चीजों को नहीं ले सकते, और अगर हम हर तरह के बच्चे ले लेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। इसलिए हम सिर्फ ऐसे बच्चों को लेंगे जिनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कम है, तो उनमें स्ट्रेस लेवल क्या होता है और उनमें योगा का इफेक्ट क्या होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको नैरो डाउन करते जाएंगे, ठीक है। हम सभी तरह के बच्चे ले लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा या वेरीफाइड नहीं होगा, या उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम लेंगे तो वो हमारा, चाहे आप थ्योरेटिकल में लें चाहे आप प्रैक्टिकल में लें, आपका जो रिसर्च है वो क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल का मतलब हुआ। क्लियर हो रहा है ना? अगर कहीं भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका है रिगरस। रिगरस में क्या होता है, द प्रोसीजर फॉलो टू फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन आर रिलेवेंट, अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा रिसर्च करना चाह रहे हैं जिसमें आपको मान लीजिए योगा में ही करना है आपको रिसर्च। कोई आपने हमेशा, जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रश्न बनाते हैं, एक हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाँ इस तरह का रिसर्च हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रश्न आया कि योगा का स्ट्रेस पे इफेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वो रिलेवेंट है या नहीं, इस पे पहले उसका कोई बेस है या नहीं, बिना बेस के हम कोई स्टडी कर नहीं सकते, है ना। तो उसका एक रिलेवेंट बेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप देखना चाह रहे हैं कि योगा से आत्म साक्षात्कार होता है या नहीं, ठीक है। तो आत्म साक्षात्कार जो है आप उसको मेजर नहीं कर सकते, मतलब किसी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, ये चीज आप मेजर नहीं कर सकते, ये स्व अनुभव है। तो इस पे हम कोई ऐसे इस तरह का रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम 10 लोगों को बिठाए, 10 लोगों को योगा कराए और उनको बोला कि हाँ इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ये हम ना इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको हम मतलब कि जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई कहने का मतलब क्या है, न्यायोचित, ठीक है। मतलब क्या है कि हम उस टॉपिक को न्याय नहीं दे सकते, है ना, कि ये टॉपिक ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ उसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है या नहीं, ठीक है। वो तो आपको आप बता देंगे कि हाँ मुझे हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ आपको हुआ ही है, ठीक है। तो इस तरह से उस टॉपिक को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप प्रश्न ले रहे हैं या जो भी आप रिसर्च क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप सोसाइटी को कुछ दे पाए अच्छा, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए उपयोगी हो, ऐसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आपका आता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में आपका क्या है, द प्रोसीजर अडॉप्ट टू अंडरटेकन अ इन्वेस्टिगेशन फॉलो टू सर्टेन लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है कि पहले आपको क्वेश्चन डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको सैंपल सैम्पलिंग करना है, ठीक है। मेथोडोलॉजी आप कैसी लेंगे, आप एक्सपेरिमेंटल लेंगे या विश्लेषणात्मक लेंगे या क्रिटिकल एनालिसिस लेंगे, या किस तरह का एनालिसिस, किस तरह का स्टडी आप करना चाहते हैं, वो मेथोडोलॉजी आप डिफाइन करेंगे। फिर सैंपल सैम्पलिंग टेक्निक करेंगे, ठीक है। फिर डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे।
तो ये एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से, लॉजिकल जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से आपको क्या करना है, रिसर्च को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो गया सिस्टमेटिक। उसके बाद क्या आता है, वैलिड और वेरीफाइड। ठीक है, ये एक ही है, एक ही के अंतर्गत आप इसको समझ सकते हैं। This concept that whatever you conclude on the basis of your finding is correct and can be verified by you and other। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई रिसर्च किया है कि सूर्य नमस्कार करने से वेट लॉस होता है। ठीक है, ये आपने रिसर्च किया, तो ये आपने 10 लोगों में करके एक कंक्लूजन दे दिया कि हाँ, सूर्य नमस्कार करेंगे, इतनी बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो इस तरह से वेट लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये रिसर्च किया और उसी रिसर्च को अगर मैं भी कर रही हूँ, उसी तरह का रिसर्च फिर से मैं कर रही हूँ, तो वो रिजल्ट वैसा ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने जो रिसर्च किया, जो रिजल्ट निकाल के दिया, जो फाइंडिंग निकाल के दी है, अगर मैं वो रिसर्च कर रही हूँ तो मेरे पास भी वैसा ही रिजल्ट जब आता है, तो उसको, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं। एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब कि एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च को कहीं भी किया जाए तो वो हर जगह पे वैसा ही रिजल्ट दे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं। ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से आपका प्रश्न भी पूछा जाता है पेपर में। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी, रिलायबल या रिलायबिलिटी, जिसको हम लोग विश्वसनीयता कहते हैं या विश्वसनीय कहते हैं। द रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ विच रिसर्च मेथड प्रोसीजर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि कंसिस्टेंट रिजल्ट जब दे रहा है, जैसे कि आपका वेइंग मशीन होता है, वेट मशीन होता है। ठीक है, तो वेट मशीन में मान लीजिए आपका वेट जो है 50 है। ठीक है, तो आप कितनी बार भी वेइंग मशीन में चढ़ेंगे तो वो क्या होगा, 50 ही आपका वेट दिखाएगा। ठीक है, मतलब क्या, कंसिस्टेंसी है उसमें, हर बार वो वैसा ही रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका वेट 70 है तो वो क्या होगा, 70 ही दिखाएगा। ठीक है, जितनी बार भी आप वेइंग मशीन में चढ़ेंगे। अगर ये हो सकता है कि वो वेट मशीन खराब है तो फिर मतलब उसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वो रिलायबल है, वो सही रिजल्ट दे रहा है, तो आप कितनी भी बार वेइंग मशीन में चढ़ेंगे तो वो आपका वेट जितना है उतना ही वो हर बार दिखाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। जितनी बार भी हम उस रिसर्च को करें तो वो रिसर्च वैसा ही रिजल्ट दे। ठीक है, वही रिजल्ट बार बार रिपीट करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आप समझिए कि रिसर्च जो है वो वैलिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अच्छा, आप बता सकते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, एनीवन? अभी जो हमने पढ़ा, वैलिडिटी वैध और रिलायबिलिटी विश्वसनीय, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी नहीं? जैन, रामचंद्र, आंचल, राधा और श्रुति। नहीं समझ में आ रहा है या आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे? नहीं, वैलिडिटी मतलब तो आपने अभी बताया कि योग्य या कैसे, और रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी ना। मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब क्या, एक्यूरेट कहने का मतलब है कि वो जैसे आपने नापा है तो वो क्या होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट यानी कि एक तरह से सही होना चाहिए। और रिलायबल मतलब कि बार बार नापने पर भी वही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी में हमने क्या देखा कि करेक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड। ठीक है, वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपने एक बार नापा, मान लीजिए 1 केजी आपके पास चीनी है, उसको आपने क्या किया कि वेइंग मशीन में डाला, तो वो 1 केजी है, ये आपको नहीं पता था पहले। तो ये एक जो आपने नापा है वो क्या है, 1 केजी निकला। तो ये एक बार आपने जो नापा 1 केजी निकला, आपको पहले पता नहीं था।
1 केजी आपको पता चल गया, ये आपने करेक्ट आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रिलायबिलिटी में बार बार उसी चीज को नाप के देखेंगे, वो हर बार 1 केजी आ रहा है क्या, हर बार उसमें 1 केजी ही आ रहा है क्या। तो अगर हर बार 1 केजी आता है तो वो क्या होगा, रिलायबल होगा। अगर एक बार आपने करेक्टली उसको मेजर किया तो वो क्या होगा, आपका वैलिडिटी होगा, ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखी हुई हैं, ठीक है, तो वो आप लोग देखिए। उसके बाद हम देखते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में क्या अंतर है, ठीक है। तो वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब कि वैलिड है अगर कोई रिसर्च तो हमेशा रिलायबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलायबल है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने जो वेइंग मशीन का एग्जाम्पल लिया है ना, तो ये वेइंग मशीन मान लीजिए ये खराब है, हर बार ये क्या करता है 2 केजी कम बताता है। कोई भी वेट करता है तो वो क्या करता है 2 केजी कम बताता है। जैसे मेरा वेट 52 है तो वो हर बार क्या बताएगा 50 बताएगा, किसी का वेट 72 है तो वो 70 बताएगा, ठीक है। ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, हर बार वो 2 केजी कम ही बता रहा है, लेकिन क्या ये वैलिड है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि वो सही नहीं है। वैलिड का मतलब क्या है, एक्यूरेट। अगर वो आपका वेट 72 है तो 72 ही बताना चाहिए, 52 है तो 52 ही बताना चाहिए, ठीक है, तो वो वैलिड होगा। और कंसिस्टेंसी मतलब कि यही 72 बार बार 72 ही बता रहा है तो वो रिलायबल होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिड मीन्स एक्यूरेट, रिलायबल मीन्स कंसिस्टेंट। ये वाला फ्रेज आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब कि रिलायबल हमेशा वैलिड होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन वैलिड हमेशा रिलायबल होगा ये जरूरी है, मतलब ये पक्का है, ठीक है, कि जो भी चीज वैलिड है वो रिलायबल होगा ही होगा, लेकिन जो रिलायबल है वो वैलिड होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वैलिडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबल, ठीक है, इसीलिए आपके रिसर्च में वैलिडिटी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रिलायबल होना, ठीक है। आपका रिसर्च भले ही रिलायबल हो, क्योंकि देखिए रिलायबल तो वो अपने आप हो जाएगा जब वो वैलिड होगा, ठीक है। अगर वैलिडिटी ही नहीं रहेगी तो वो रिलायबल होके भी क्या होगा, गलत होगा। इसलिए वैलिडिटी हमारे रिसर्च में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैलिडिटी जहां पे रहेगी वो रिलायबल वहां पे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फ्रेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू एंड वैलिडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबल। क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है कि जब आपके पास प्रश्न पूछा जाता है कि इन सभी में से कौन सा इम्पोर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, वहां पे वैलिडिटी भी होता है, रिलायबिलिटी होता है, रिसर्च मेथड होता है, सैम्पलिंग टेक्निक होता है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, वैलिडिटी होता है। लेकिन अगर आपको दो चूज करने के लिए बोला जाए तो आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों को चूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको दो चूज करने के लिए बोला जाता है तो आप वैलिडिटी भी चूज करेंगे और रिलायबिलिटी भी चूज करेंगे। उसके बाद है आपका एम्पेरिकल, ठीक है। तो एम्पेरिकल में क्या होता है, दिस क्वेश्चन दिस मीन्स दैट मेनी कंक्लूजन ड्रॉन आर बेस्ड अपॉन hard evidence gathered from information collected from the real life experience or observation, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो रिसर्च में कंक्लूजन दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि आपने हवा में कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए आपके पास। या तो आपने एक्सपीरियंस किया हो, या फिर आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया हो, या फिर अगर आप किसी टेक्सुअल चीजें में कर रहे हैं या थ्योरेटिकल वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। विदाउट बेस आप कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, ठीक है। आपकी चीजें उसमें रहेंगी लेकिन उसके अंदर में आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई बेस नहीं है या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, बिना एविडेंस के आप क्या क्या नहीं कर सकते, उस चीज के बारे में कंक्लूजन नहीं दे सकते, ठीक है। तो रिसर्च में जैसे कि हम क्या है, कभी नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस या अपनी जो समझ होती है उस अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन दे देते हैं,
लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं होता। रिसर्च में अगर आप कोई चीज कह रहे हैं, उसको प्रमाणित करना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, उसके पीछे आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपका खुद का या आपने जिनसे करवाया है उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने उसको ऑब्जर्व किया है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, मतलब हार्ड एविडेंस कहने का मतलब क्या है, रिगरस, ठीक है, मतलब कि उसके बारे में आपने क्रिटिकली सर्च किया है। अगर आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप बहुत क्रिटिकली बहुत सारे टेक्स्ट में जिन जिन टेक्स्ट को आपने लिया उसको पूरी डीपली आपने पढ़ा है और समझा है, तभी आप उसका क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फुल प्रूफ एंड फ्री फ्रॉम एनी ड्रॉबैक, ठीक है। आपका कोई भी प्रोसेस ले रहे हैं, जैसे कि हम रिसर्च प्रोसेस ले रहे हैं या रिसर्च मेथड ले रहे हैं, तो हम ये रिसर्च मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, हम यही रिसर्च मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें हम दूसरा रिसर्च मेथड यूज नहीं कर सकते हैं क्या, अगर हम ये सैंपल टेक्निक ले रहे हैं तो हम यही सैंपल टेक्निक क्यों ले रहे हैं, हम दूसरा सैंपल टेक्निक नहीं ले सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी आप अपने रिसर्च में कर रहे हैं उसके लिए आपको पूरा जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि अगर आप ये रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरा क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ये सैम्पलिंग टेक्निक ले रहे हैं तो आप यही इसी तरह का सैम्पलिंग टेक्निक क्यों ले रहे हैं, आप दूसरा क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसके बारे में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में एक पूरा ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, डीप डाउन तक आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप उस टॉपिक को क्या कर सकें, जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। क्लियर है? यस। ठीक है। और लास्ट आपका आता है क्रेडिबिलिटी एंड वेरिसिटी, इसको विश्वसनीयता या सत्यता कहते हैं। वेरिसिटी मतलब क्या है, दैट मीन्स रिसर्च शुड टेल द ट्रूथ एंड पास ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव वे, ठीक है। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो आपको क्या है, ट्रूथ बोलना है। मान लीजिए आप कोई रिसर्च ऐसा कर रहे हैं जहां पे आपको कोई नेगेटिव चीज मिली, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको अपने रिसर्च में नहीं यूज करना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप उस चीज को भी अपने रिसर्च में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जो भी आपको मिल रहा है, जो वहां पे भले ही आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे रिसर्च में ऐसा हो सकता है या ऐसी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपको वो मिल रही है कोई नेगेटिव चीज जो आपके रिसर्च को डाउनफॉल की तरफ ले जाए या फिर आपके रिसर्च को अच्छा ना बनाए, तो भी आपको उसको क्या करना है, अपने रिसर्च में यूज करना है या उसको रिसर्च में बताना है। हमें हमेशा अपने रिसर्च में क्या है, ट्रुथ, ठीक है, सच को बताना चाहिए। जो भी शोध करता है वो क्या करे, सत्य को बताए, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव वे, ऑब्जेक्टिव वे का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जैसे हमारा किसी भी चीज के लिए क्या होता है, एक अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं इतने सारे कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है, तो हर किसी का जब 5 लोगों से उनसे एक्सपीरियंस लिया जाता है या उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो हर कोई क्या कहता है, उसको अलग अलग तरह से देखता है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव बताता है कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो सबका एक अपना ओपिनियन होता है, लेकिन एक रिसर्चर को क्या होना चाहिए, अपने ओपिनियन को छोड़ के जो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है, जो एक्चुअल है, जो रियलिस्टिक है, उसी ओपिनियन को अपने रिसर्च में इंक्लूड करना चाहिए। अपना ओपिनियन उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अपने जो विचारधारा है उसका इन्फ्लुएंस आपकी स्टडी में नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके रिसर्च के। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के, या ये सब समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि यही वर्डिंग्स आएंगे, यही चीजें आएंगी, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप इन चीजों को समझेंगे और प्रश्नों को पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि चीजें समझ में आएगी कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था, तो उससे आप कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आज की कक्षा में तो नहीं, आगे की कुछ कक्षाओं में देखेंगे, प्रश्न भी रिलेट करेंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा आज हम अप्रोचेस भी देख लेते हैं, किस किस तरह का अप्रोच होता है। पहला आपका अप्रोच है, इसमें बेसिकली 2 तरह के, यहाँ पे आप अपने सिलेबस में जब आप देखेंगे तो वहां पे क्या है कि 2 तरह का अप्रोच बताया गया है। एक तो पॉजिटिविज्म,
सभी आप लोग हार्ड कॉपी ले लीजिए उसका सिलेबस का, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। ये आपके दो अप्रोच बताए गए हैं, लेकिन उसके अलावा उसको समझने के लिए, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। पहला आपका होता है इंडक्टिव, इसका हिंदी आगे वाली स्लाइड में है, जब मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू थ्योरी, ठीक है, एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने न्यूटन के बारे में सुना है, न्यूटन, हाँ। हाँ, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने देखा कि सेब जो है वो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उनके सामने एक एग्जाम्पल आया, उनके दिमाग में आया कि सेब नीचे कैसे गिर रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे चीजों को ऊपर फेंक के नीचे गिरा के देखा होगा, ठीक है। तभी उन्होंने ये न्यूटन लॉ दिया कि जो भी ग्रेविटी के कारण क्या होता है, जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो क्या होता है, नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने क्या बना दिया, एक थ्योरी बना दिया पूरा, ठीक है। एक सिद्धांत दे दिया, एक एग्जाम्पल उनके सामने आया और उस एग्जाम्पल को यूज करके उन्होंने क्या दे दिया, सिद्धांत बना दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इंडक्टिव होता है, ठीक है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए, क्योंकि ये रिसर्च में भी आपके यूज होगा और लॉजिकल रीजनिंग में भी होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से थ्योरी, ठीक है, याद रखिएगा, इंडक्टिव, एग्जाम्पल, थ्योरी, ठीक है। डिडक्टिव मतलब क्या होता है, फ्रॉम जनरल यूनिवर्सल थ्योरी टू पर्टिकुलर, ठीक है। मतलब अब हमारे पास क्या है कि कोई थ्योरी हमारे पास पहले से है, मान लीजिए न्यूटन की ग्रेविटी का थ्योरी है, तो उस ग्रेविटी की थ्योरी को यूज करके फिर क्या हुआ, बहुत सारे अंतरिक्ष में जो आपका भेजा गया, ठीक है, रॉकेट वगैरह, जो भी यान हम जैसे चंद्रयान वगैरह है, मंगलयान है, या और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह भेजे गए, तो वो क्या किया गया, उस ग्रेविटी की थ्योरी को यूज करके ही भेजा गया, ठीक है। कि हमारा ग्रेविटी क्या होता है, एक उसका एक दायरा है, ठीक है, एक सर्कल है, उस सर्कल के बाद ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। जब उस सर्कल को पार कर लेगा, इस दायरे को पार कर लेगा, तो क्या होगा, वहां से चीज नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। जब इस ग्रेविटी के दायरे के अंदर है, तब हम वो क्या होगा, ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा। लेकिन जब हम इस ग्रेविटी के दायरे से, इस ग्रेविटी के सर्कल से हम उस किसी भी चीज को बाहर निकाल देते हैं, तो वहां से वो नीचे नहीं गिरता है। अब इस थ्योरी का यूज करके फिर बहुत सारे और ऐसे रिसर्चेस हुए, ठीक है, कि हम बाहर कैसे भेज सकते हैं, हम कौन सा यान किस तरह से भेज सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डिडक्टिव रिसर्च हुआ, ठीक है। किसी जनरल यूनिवर्सल थ्योरी को यूज करके कोई पर्टिकुलर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, डिडक्टिव होता है। क्लियर है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जी। क्लियर है, ओके, चलिए। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये एक दो दो है ना, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट हैं, जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मतलब क्या है, कि जैसे कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। कंडीशनड वे ऑफ थिंकिंग यानी कि क्या है, जैसे आपका अपना सोचने का तरीका अलग है, ठीक है, मेरा सोचने का तरीका अलग है, किसी भी पर्सपेक्टिव को लेते हैं हम, कोई भी चीज है, जैसे आपने ये बेसिकली न्यूज वगैरह में देखा होगा, ठीक है, न्यूज में वो रिपब्लिक इंडिया वगैरह आता है ना, उस उसमें क्या करते हैं, वो लोग डिबेट करते हैं, ठीक है, या फिर डिबेट भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे किसी भी चीज पे हम डिबेट कर रहे हैं, तो उसका, मेरा सोचने का तरीका अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, दूसरे का पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है, चीज वही है, लेकिन हमारे सोचने का, देखने का नजरिया सबका अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिविटी कहते हैं। आपके अकॉर्डिंग उस चीज को देखने का तरीका क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, कि अपने ओपिनियन को साइड में रख के, जब हम उस चीज को, एक्चुअल वो चीज क्या है, जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, अपना ओपिनियन को साइड में रखते हैं, यानी कि अपने ओपिनियन से हम उसको नहीं जज करते हैं, वो एक्चुअल में वो चीज क्या है उसको हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट रियलिटी, ठीक है, जो हर जगह रियल है, ठीक है, हर जगह उसकी वही रियलिटी है, उसको ग्रैस्प करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है।
सब्जेक्टिविटी जब हम अपना ओपिनियन लगाते हैं, अपने नजरिए से जब हम उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है कि अपना नजरिया ना लगा करके या अपनी चीजों को ना देख करके वो एक्चुअल में वो चीज क्या है, जब हम उसको देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मतलब क्या है, क्वालिटी चीजें, रेफर्स द मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन वगैरह है, कैरेक्टरिस्टिक है, सिंबल है। ठीक है, ये सब क्वालिटेटिव में आता है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपके माँ का प्यार आपके लिए कैसा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा है, बुरा है, ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आप उसको क्वालिटी दे रहे हैं, कोई नंबर नहीं दे रहे हैं कि 5 है, 10 है। ठीक है, इस तरह से आप कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, उसको आप क्या दे रहे हैं, क्वालिटी। हाँ, बुरा है, अच्छा है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई होटल में जाते हैं, तो आपको रेटिंग करने के लिए कहते हैं, है ना, कि इसका रेटिंग क्या होगा, जैसे कि आपको हमारी सर्विस कैसे लगी, तो उसके लिए आप कहते हैं कि 5 रेटिंग रहता है, 5 स्टार रहता है उसमें। फर्स्ट वेरी बैड, लास्ट क्या होता है, वेरी गुड, है ना। तो उसमें से आप रेट करते हैं कि हाँ 4 है, 5 है, 3 है। तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ठीक है, वो अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट का या उस जगह का क्या करते हैं कि हाँ सभी ने 5 रेटिंग दिया है मतलब कि बहुत अच्छा है, सभी ने 1 रेटिंग दिया है मतलब कि क्या है, बहुत गंदा है। ठीक है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी वही देखते हैं कि हाँ इसकी रेटिंग कितनी है, कितने लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जितने भी आपका कॉस्मेटिक और ये ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, वो सभी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस्ड है। ठीक है, और आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब क्या होता है, information of data is based on quantity obtained using quantifiable measurement process। ठीक है, उसमें आप पर्टिकुलर नंबर देते हैं कि हाँ मेरा वेट कितना है, 50 है। ठीक है, तो आपने एक नंबर दिया, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा वेट बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर देंगे। ठीक है, कि इतना है आपका कोई भी चीज है, आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट आपकी, ये नहीं कहेंगे मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मेरी हाइट छोटी है, मतलब अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, उसमें हम देंगे कि 5 फुट है मेरी हाइट। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिटी मतलब क्या है, हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर बता रहे हैं। जब हम उसका एक स्पेसिफिक डाटा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, जो 6 टर्मिनोलॉजी है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, subjective, objective, qualitative and quantitative। Clear everyone? यस। चलिए, तो ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है वही चीजें। ठीक है, इसको आप जब मैं आपको वो दूंगी पीपीटी तो आप देख लीजिएगा। फिर उसी का क्या होता है, अप्रोचेस ऑफ रिसर्च में जो हमने देखा हमारे सिलेबस में है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है, दिस आर्ग्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, जिसको हम सत्य है जो, ठीक है, पूरा सत्य है और ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी कि हम उसमें अपना कोई ओपिनियन नहीं लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से सत्य है। बेसिकली ये हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, इंक्वायरी होता है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग जो करते हैं, या मेडिकल साइंस में जो होता है कि पैरासिटामोल है, इतने लोगों पे हमने रिसर्च किया, इस तरह का रिसर्च रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, वो साइंटिफिक होता है। और ये पूरी इंक्वायरी कैसी होती है, क्वांटिफिएबल होती है। ठीक है, उसको हम, उसमें हम कोई वो नहीं कर सकते कि अच्छा है बुरा है, इस तरह से नहीं करते। ठीक है, वो पूरा तरह से क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म के अंतर्गत लेते हैं। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है, वी कांट एक्सप्लेन ऑल सोशल थिंग्स विद साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, मतलब क्या है कि हम सभी जो सोशल थिंग्स हैं उसको हम साइंटिफिक वे में उसको नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने अभी वो ही बताया कि आपकी रेटिंग है, मान लीजिए कोई कपड़ा है। ठीक है, आपने कोई क्लॉथ लिया ऑनलाइन, तो अब उसको आप एकदम से वो नहीं कर सकते कि इसका बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए आप एकदम 5 4 कोई क्वांटिटी में हम उसको नहीं कर सकते। हम उसको यही बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, इसका फिटिंग भी अच्छा है, ये दिखने में भी अच्छा है, तो ये हम इसको बहुत अच्छा बता रहे हैं। ठीक है,
और ये क्या है कि अच्छा नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, इसका क्लॉथ भी अच्छा नहीं है, इसका प्रिंट अच्छा नहीं है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वेरी बैड। तो इस तरह से मतलब क्या, उसको हम एकदम से वो रिगरस कोई नंबर नहीं दे सकते कि हाँ इतना ही नंबर इसको मिलना चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत आता है। हम उसको मतलब कि अपना अपना, अब मान लीजिए कि एक कोई कपड़ा ही है, ठीक है, उसी कपड़ा के लिए मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब कि मुझे वो बहुत अच्छा लग सकता है क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे जैसा कपड़ा है, मतलब मैं जैसा पहनती हूँ वैसा कपड़ा है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो उस तरह का कपड़ा नहीं पहनता है, तो वो उसके लिए वो कपड़ा क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या आता है, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन आ जाता है। ठीक है, आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं, वो चीज आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, एक ही चीज एक इंसान के लिए अच्छी हो सकती है, एक इंसान के लिए बुरी हो सकती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत। लेकिन पॉजिटिविज्म के अंतर्गत क्या है कि पैरासिटामॉल है वो बुखार को ही, फीवर को ही ठीक करेगा, पेन को ठीक नहीं करेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। वो आप खाएंगे तो भी आपके फीवर को ठीक करेगा, मैं भी खाऊंगी तो मेरे भी फीवर को ठीक करेगा, कोई और खाएगा उसके भी फीवर को ही ठीक करेगा। ठीक है, उसमें वो लीवर या किडनी के डिजीज को ठीक नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि वो उसका वही काम है, वो वही उसी चीज को ठीक कर सकता है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत क्या आ जाता है कि जब हम उस चीज को करते हैं तो वहां पे हम हमारा अपना 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 ओपिनियन के थ्रू वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। यस। अब यही है, पॉजिटिविज्म को प्रत्यक्षवाद कहते हैं, जिसमें सच्ची और वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, और इसमें हम सामाजिक चीजों को वैज्ञानिक आधार पर नहीं समझा सकते। ठीक है, उसको समझा नहीं सकते, वो हर किसी के लिए अलग अलग चेंज हो जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसको प्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, इसका लास्ट हम देखते हैं, अप्रोचेस ऑफ पॉजिटिविज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पॉजिटिविज्म के क्या के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म है उसके अंतर्गत क्या आता है, ये 19th सेंचुरी से पहले, ठीक है, पॉजिटिविज्म माना जाता था। जब 19th सेंचुरी था उसके पहले माना जाता था कि कोई भी सोशल साइंस में हम जो रिसर्च करते हैं या हम ये रेटिंग वगैरह करते हैं, ये सब रिसर्च नहीं होता। ठीक है, इसका कोई वैलिड, ये वैलिड नहीं होता। लेकिन आफ्टर 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में क्या माना गया, पोस्ट पॉजिटिविज्म को भी माना गया कि हाँ हम सोशल साइंस की चीजों को भी भले ही हम पूरी क्वांटिटी के साथ नहीं, लेकिन क्वालिटेटिव जजमेंट तो दे ही सकते हैं, उसको भी एज अ रिसर्च हम ले सकते हैं। उसके बाद ही आप देखेंगे कि जो ये बिहेवियरल थेरेपी है, जैसे कि आपका म्यूजिक है, आपका योगा है, ये सारी चीजें उसके बाद ही ज्यादा क्या हुई, प्रकाश में आई। ठीक है, उसके पहले आप देखेंगे कि इस तरह की बिहेवियरल थेरेपी जो थी वो उनसे ट्रीटमेंट किया नहीं जा सकता था। ठीक है, केवल और केवल मेडिसिन या जो मेडिकल चीजें हैं उसी पे ही हम क्या कर रहते थे, डिपेंडेंट रहते थे। उसके बाद ही जब 19th सेंचुरी के बाद आप देखेंगे 20th सेंचुरी में इन सब चीजों का भी क्या हुआ, प्रकाश में आया कि हाँ हम इन चीजों से भी क्या कर सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं, इन सब चीजों को भी मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपका पॉजिटिविज्म में क्या आता है, डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव मतलब हमने क्या पढ़ा था, डिडक्टिव मतलब क्या है, याद है, अभी पढ़ा था। जनरलाइज कोई भी हो उसको पर्टिकुलर जब होता है। हाँ, जनरल से पर्टिकुलर मतलब किसी थ्योरी को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, आगे वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई थ्योरी है हमारे पास, उस थ्योरी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, आगे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ के बाद हमने और उस पर बहुत सारे रिसर्च किए, क्वांटम थ्योरी है, इस तरह से बहुत सारे रिसर्चेस किए। ठीक है, ये पॉजिटिविज्म क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, पूरी तरह से न्यूमेरिकल डाटा हमें यहाँ पे मिलता है, न्यूमेरिकल चीजें हम उसको, वैलिड चीजें ही यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि इसमें हमारा या आपका अलग अलग ओपिनियन नहीं होगा, वो सबके लिए क्या होगा, एक ही जैसा ही होगा। नाइन, ठीक है,
ये क्या होता है, साइंटिफिक होता है, पूरी तरह से साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक इन्वायरमेंट में इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल है, यानी कि पुराने जमाने से ये चला आ रहा है, ठीक है। जो भी वेस्टर्न रिसर्चर्स थे, जो वेस्टर्न में पाश्चात्य संस्कृति में जो रिसर्च करते थे, ठीक है, उन लोगों ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। और ये क्या है, रियलिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड में इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ से पूछा जाता है पॉजिटिविज्म किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। रियलिस्टिक कहा जाता है, मतलब पूरी तरह से रियल, आप इसमें कोई अलग अलग ओपिनियन नहीं दे सकते, पूरा रियल है, सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म में आपका ये 20th सेंचुरी के बाद आया, जिसमें हम इंडक्टिव रिसर्च को लेते हैं, इसका अपोजिट है, डिडक्टिव है तो इंडक्टिव, ठीक। क्वांटिटेटिव है तो क्वालिटेटिव, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ठीक है। साइंटिफिक है तो इंटरप्रिटेटिव, यानी कि आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब आप देखेंगे इंटरव्यूज के थ्रू, उनको देखेंगे कि हाँ किस तरह का अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप उसको बताएंगे कि हाँ, हमने 10 लोग लिए हैं, 10 लोगों ने कहा कि इस होटल की रेटिंग क्या है, 5 है, 2 लोगों ने कहा कि 4 है, 3 लोगों ने कहा कि 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने उस होटल की रेटिंग देख ली, अब हम अपने अकॉर्डिंग एंड कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ, कि ये होटल ज्यादा लोगों ने क्या किया है, 5 रेटिंग दी है, इसलिए ये होटल क्या है, अच्छा है, ठीक है। आपने इंटरप्रिटेट कर लिया। यहीं पे अगर 5 रेटिंग या 3 वालों की होती तो हम क्या करते कि ये मॉडरेट है, मीडियम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मॉडरेट है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपना एक ओपिनियन दिया कि हाँ ये इंटरप्रिटेट किया, ठीक है। और इसे हम न्यू और मॉडर्न के अंतर्गत लिया जाता है, और ये क्रिटिकल रियलिस्टिक, ठीक है। उसके बारे में आप इंटरप्रिटेट करके अपने अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्लियर। यस। नेक्स्ट हम टाइप्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन